अब आगे सारंग मिला। महक चुपचाप बैठी हुई थी। उसने सिर्फ बाथरोब पहन रखा था। मृत्युंजय वॉशरूम से बाहर आता है। उसने बाथरोब पहन रखा था और अपने बाल अंदर ही ड्राई कर लिया था। मृत्युंजय डोर खोलकर फर्स्ट एड निकालता है और महक के पास आ जाता है। महक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए कहता है, टेक ऑफ यू योर बाथरोब। महक एक हाथ से अपने बाथरोब को मजबूती से पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं खुद लगा सकती हूँ। आपको ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही होगी ना, आप जाकर रेडी हो जाइए। मृत्युंजय फर्स्ट एड बॉक्स बिस्तर पर रख महक के हाथ को पकड़कर बोला, महक, तुम्हारी कमर पर चोट आई है, ऑर्नामेंट लगाना ज़रूरी है वरना दर्द नहीं जाएगा। महक अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप मेरा एडवांटेज उठाना चाहते हो सर? मृत्युंजय महक के माथे पर हल्का सा मारकर बोला, इडियट, मैंने कहा ना उतारो। महक मृत्युंजय से ज़्यादा बहस नहीं करती और बाथरोब हल्का सा उतार देती है, जिसे देख मृत्युंजय गहरी सांस लेकर कहता है, महक, मैंने तुम्हें देखा है। महक मृत्युंजय की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है आपने मुझे देखा है, तो क्या मैं बेशर्मों की तरह अपने कपड़े निकालकर आपके सामने खड़ी हो जाऊं? मुझसे ऐसा काम नहीं होता। मृत्युंजय हल्का सा महक के सामने झुककर बोला, वो तो मुझे पता है मेरी बीवी से कैसे कैसे काम होते हैं, तो मेरे सामने ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। महक मृत्युंजय को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, तो क्या मैं आपको चालाक लगती हूँ? दिस इज़ नॉट फेयर, खामखा मुझ जैसी लड़की को। मृत्युंजय के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, सी, बिना बोल कितना बोल रही हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? महक मृत्युंजय के हाथ को अपने होठों से हटाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना था। मृत्युंजय महक के कमर पर दवा लगाते हुए बोला, हाँ कहो। महक मृत्युंजय के कंधे को कसकर पकड़ लेती है, तो मृत्युंजय फूंक मारते हुए महक के कमर पर दवा लगाने लगता है। पूरी दवा लगाने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, तुम कह रही थी ना? महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं कह रही थी कि क्या मैं डांस एकेडमी ज्वाइन कर सकती हूँ? मृत्युंजय के भाव कोल्ड हो जाते हैं और वो महक की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? महक अपना सिर नीचे कर लेती है, जिस पर मृत्युंजय महक के ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, आई आस्क्ड यू समथिंग। महक, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हल्का हिलाकर बोली, कल रात को उस शीतल ने आपको छूने की कोशिश की। मृत्युंजय 2 सेकंड महक के चेहरे को देखने के बाद उसके होठों पर किस करने लगता है। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, तो मृत्युंजय पैशनेट महक को किस कर रहा था, जैसे उसके होठों को खा ही जाएगा। महक अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी कोई उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। मृत्युंजय का थोड़ा भी मूड नहीं था महक को छोड़ने का, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए मृत्युंजय महक से दूर होता है। मृत्युंजय महक के बाथरोब को ठीक करते हुए बोला, बाकी का प्रॉफिट बाद में वसूल कर लूँगा, जाओ कपड़े बदल लो, अगर मदद चाहिए हो तो बुला लेना, साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती हैं, जिस पर मृत्युंजय शरारती आवाज़ में महक के कान में कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊँ? ये कहते हुए मृत्युंजय महक के होठ महक के कान को छू रहे थे। महक के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो धीरे से बिस्तर से उतरकर क्लोजेट की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय अपने बाथरूम को ठीक करते हुए जाकर दरवाज़ा खोलता है, तो सामने अमृत और वैशाली खड़े हुए थे। उन दोनों को साथ में देखकर मृत्युंजय अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, तुम दोनों मियाँ बीबी मेरे कमरे के पास क्या कर रहे हो? वैशाली मृत्युंजय को इग्नोर करते हुए उसे दरवाजे से धकेल देती है और अंदर आते हुए कहती है, दीदी दीदी कहाँ हैं आप कहाँ हो? मृत्युंजय चिढ़ जाता है और अमृत को धमकाते हुए कहता है, किसी दिन तुम्हारी बीवी को मैं किसी पागल खाने में छोड़ आऊँगा या फिर सूली में लटका दूंगा, पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है इसकी माँ ने इसे। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मैं भी यही सोचता हूँ।
मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, अच्छा तो अपनी बीवी को कंट्रोल में क्यों नहीं रखते। पीछे से वैशाली मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, हमरी पीठ पीछे बुराई करने की कोनो ज़रूरत नहीं है। जो कहना है ना मुंह पर कहो, सुनने की हिम्मत रखते हैं हम। मृत्युंजय वैशाली की तरफ पलटकर बोला, अच्छा तो क्या तुम्हें लगा नहीं कि सुबह सुबह जाकर एक हस्बैंड वाइफ को परेशान नहीं करना चाहिए। दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। वैशाली तुनक कर बोली, आपको जितना परेशान करना था और जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था रात को हो चुका है। अब जान लोगे हमारी बहन की। अमृत जल्दी से वैशाली के पास जा उसके मुंह पर हाथ रख मृत्युंजय से बोला, इसकी बातों को ध्यान मत दे, बहुत मुंहफट औरत है। हम लोग तो बस तुम लोगों को जगाने आए थे। मृत्युंजय तीखी नज़र से वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम्हारी जबान को सील दूंगा मैं। ज़्यादा कभी मेरे सामने चूचा मत करना। वैशाली अमृत के हाथ को उठाने की कोशिश करती है लेकिन अमृत नहीं छोड़ता, तो वैशाली बहुत ज़ोर से अमृत के हाथ को काट लेती है। अमृत चीखते हुए वैशाली के मुंह से हाथ हटाकर बोला, इस चुड़ैल ने मेरे हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दांत है या फिर सब्जी काटने का कटर। वैशाली अपने मुंह को संभालते हुए अमृत को लात मारती है और मृत्युंजय से कहती है, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे ना, का हवा से कर रहे थे। कहाँ है हमारी बहन। मृत्युंजय वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम अपने पति पर ध्यान दो ना, मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। क्या तुम दोनों कभी रोमांटिक मोमेंट शेयर नहीं करते। अमृत मृत्युंजय की तरफ ऐसे देखता है जैसे मृत्युंजय उस पर जले हुए जख्म पर नमक छिड़क रहा हो। जिसे समझते हुए मृत्युंजय वैशाली से बोला, मेरा भाई का चेहरा देख कर ही लग रहा है कि तुम कभी उसके साथ प्यार से बात ही भी नहीं करती। ये तो यहाँ भी दिखने को मिल रहा है। वैशाली तीखी नज़र अमृत पर डालने के बाद मृत्युंजय से बोली, तो आप क्या चाहते हो, आपके भाई को अपनी गोद में उठाकर झूला झुलाएं बच्चे की तरह। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर एटीट्यूड में बोला, पहले तुम लड़की बन जाओ, उसके बाद कोई रोमांटिक मोमेंट शेयर करना। क्या है तुम में, ना शर्म है, ना तमीज़, ना हया है। वैशाली खुद को देखती है जो कि साड़ी में लिपटी हुई थी और अमृत की तरफ देखते हुए कहती है, तुमको हम लड़की नहीं लगते। अमृत वैशाली के इंटेंशन देखता है जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि अगर अमृत की जबान ना रहा तो आज वो अमृत को बता ही देगी कि वो लड़की है या फिर लड़का। वैशाली अमृत को कुछ ना कहता हुआ देखकर चिल्लाकर बोली, तुम काहे हमको टुकर टुकर देख रहे हो। हाँ, तुमको इंसान की जगह एलियन नज़र आ रहे हैं का। बताओ, हम लड़की नहीं दिखते का। अमृत वैशाली की बात पर चिढ़कर बोला, नजाकत नाम की चीज़ नहीं है तो तुम्हें लड़की कौन कहेगा। मर्दों की तरह चलती हो, मर्दों की तरह गाली देती हो, बातें करती हो, धमकी देती हो, तो कौन तुम्हें लड़की कहेगा। वैशाली मृत्युंजय की तरफ देखती है जो कि अंदर ही अंदर पागलों की तरह हंसते हुए वैशाली को देख रहा था। अमृत वैशाली की बात पर चिढ़कर बोला, नजाकत नाम की चीज़ नहीं है तो तुम्हें लड़की कौन कहेगा। मर्दों की तरह चलती हो, मर्दों की तरह गाली देती हो, बातें करती हो, धमकी देती हो, तो कौन तुम्हें लड़की कहेगा। वैशाली अमृत की तरफ देखती है जो कि मृत्युंजय पागलों की तरह हंसते हुए वैशाली को देख रहा था। वैशाली मृत्युंजय के चेहरे को देखकर ही समझ गई थी कि वो वैशाली का मजाक उड़ा रहा है। तभी महक क्लोजेट रूम से बाहर आती है और वैशाली की तरफ देखते हुए कहती है, वैशाली तुम्हें क्या हुआ। वैशाली पलटकर महक की तरफ देखती है जो कि आराम से चलते हुए आ रही थी। वैशाली महक को चेकआउट करने लगती है। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, तुमने तो मुझसे सवाल पूछा था, शाम को बात करेंगे उस बारे में, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। महक मृत्युंजय की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊँगी। मृत्युंजय महक के पास जा उसके गाल को दबाकर बोला, तो तुम्हें काम करने के लिए कह भी कौन रहा है। महक अमृत और वैशाली की तरफ देखते हुए हल्का सा शर्मा जाती है
और मृत्युंजय को खुद से दूर करके कहती है, आपको ऑफिस जाना चाहिए, जाइए कपड़े बदल लीजिए। जाकर कपड़े बदल लीजिए। मृत्युंजय उन दोनों को इग्नोर कर महक के गाल पर किस करके क्लोजेट की तरफ चला जाता है। महक के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। अमृत ताली बजाते हुए महक से कहता है, नॉट बैड, तुमने फाइनली उस घमंडी लड़के को बदल दिया। महक अमृत की बात पर हल्का शर्माकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खुद हैरान रहती हूँ उनके अचानक से बिगड़ते और बनते हुए बिहेवियर को देखकर। अमृत सीरियस टोन में महक से बोला, तुम ठीक तो हो ना? महक अपना सिर हिलाकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शीतल का क्या हुआ, उसे होश आ गया? वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, सुबह सुबह किस चुड़ैल का नाम लेकर हमारा दिमाग ख़राब कर रही हो आप? वो तो पागल खाने में पागलों के साथ कबड्डी खेल रही होगी। हमारा मन कर रहा था कि हम उस ससुरी को गोली मार दें, और अगर इस बार वो कच्चू करने की कोशिश करेगी ना, तो हम सच में उसको मार देंगे। अमृत वैशाली की तरफ घूर कर देखता है तो वैशाली अमृत को आंखें दिखाते हुए कहती है, हमको काहे घूर घूर कर देख रहे हो? का कबू देखा नहीं हमको? अमृत एक गहरी सांस लेकर महक से बोला, रक्षाबंधन आ रहा है, अगर तुम शॉपिंग पर जाना चाहती हो तो इसे भी ले जाना अपने साथ। महक अमृत की बात पर अपना सिर हिला देती है तो अमृत अपना अनलिमिटेड कार्ड निकालकर वैशाली के हाथ में रखते हुए कहता है, तुम्हें जो भी खरीदना होगा खरीद लेना। वैशाली अमृत कार्ड को वापस करते हुए बोली, हमारे पास है बहुत पैसे, उसमें जिंदगी भर बैठकर खाएंगे ना, फिर भी नहीं ख़त्म होंगे। अमृत मन में कुड़ेरते हुए बोला, यार इस लड़की को इम्प्रेस करना इतना मुश्किल क्यों है? कभी इम्प्रेस करने का मौका ही नहीं देती, और मैं अब इसको अपनी अमेरिका शो ऑफ भी नहीं कर सकता। वैशाली उसे खोया हुआ देखकर इग्नोर करती है और महक को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय रेडी होकर बाहर आता है और अपना बैग उठाते हुए अमृत को देखकर कहता है, किसके ख्यालों में खोए हुए हो, या फिर वैशाली इतनी नापसंद आ गई कि तुम खुशहाली से शादी करना चाहते हो? अमृत की आवाज़ पर, खुशहाली के जिक्र पर अमृत मृत्युंजय की तरफ देखते हुए परेशान होकर बोला, मुझसे कल बहुत बड़ी गलती हो गई। मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो सीरियस होकर अमृत के चेहरे को देखते हुए कहता है, कल पार्टी में तुमने खुशहाली को सब कुछ बता दिया? अमृत अपना सिर हिलाकर बोला, यस, मे बी आई वॉज जेलियस। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, डू यू एग्री विद कि तुम्हें जलन हो रही थी, और ऐसा क्या हो गया वहाँ पर कि तुम अपना जेलस हो गए कि पूरी पॉटी हॉल में तुमने वैशाली और अपनी वेडिंग रियलिटी बता दी? अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, एक वो सिंगिंग कर रही थी, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी खुशहाली वाज सेइंग कि वैशाली शोभित की वाइफ है, इसीलिए मैंने कहा कि वैशाली शोभित की नहीं मेरी वाइफ है, और मैंने उसे। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, और कुछ बाकी है तुम्हारी कहावत में या फिर? अमृत बोला, आई किस्ड हर, सारे गेस्ट के सामने। मृत्युंजय अमृत की बात सुन ताली बजाते हुए बोला, वाओ, अब कोई शक नहीं करेगा कि तुम मृत्युंजय के भाई नहीं हो। अमृत मृत्युंजय की बात पर फ्रस्ट्रेट होकर बोला, यार जलन एक ऐसी फीलिंग है जो इंसान को कुछ भी करवा सकती है। मृत्युंजय अमृत की बात को इग्नोर करते हुए बोला, तुमने एक आपस से शादी की है तो तुम्हारी ज़िंदगी कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकती, इसीलिए ऐसे छोटे छोटे झटकों की प्लानिंग करते रहा करो। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, खुशहाली ने मुझे धमकी दी है, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। मृत्युंजय अमृत की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, 6 महीने पहले जब तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ था, उसके सारे मैसेजेस तो होंगे ना तुम्हारे पास कि उसने क्यों तुमसे ब्रेकअप किया था। अगर वो तुम्हें कोई धमकी दे तो तुम भी बोलना कि तुम सारे मैसेज वायरल कर दोगे, बात ख़त्म। जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो, और तुम तो खुद एक वकील हो ना,
क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम्हें हर एक चीज़ के लिए एडवाइजर चाहिए होता है। इतना कहकर मृत्युंजय अमृत को वहीं छोड़कर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। अमृत एक गहरी सांस लेकर मृत्युंजय के पीछे चला जाता है। मृत्युंजय नीचे आता है तो उसकी नज़र दामिनी पर जाती है, जो कि सबसे नज़रें चुराते हुए अपना नाश्ता कर रही थी। मृत्युंजय अपनी कुर्सी पर बैठते हुए दामिनी से बोला, सो आप कुछ कहना चाहोगी अपने पार्टनर के लिए जिसने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की? राजेंद्र मृत्युंजय की बात पर बोले, जे तुम्हें गलतफहमी हो रही है। दामिनी ऐसा नहीं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वो थोड़ी चिड़चिड़ी है, गुस्सैल है, लेकिन ऐसी घटिया हरकत दामिनी नहीं कर सकती। मृत्युंजय राजेंद्र जी की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है डैड, इसीलिए तो आपकी प्यारी बहन अभी तक सारंग विला में है, वरना रात को ही उन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल सकता था पुलिस स्टेशन के नाम करने के लिए। वैशाली क्योंकि दामिनी के बगल में बैठी हुई थी, धीरे से उसके कान में बोली, भुआ सास, आपको पता चल गया होगा ना, हम बहुत टेढ़ी खीर है। अगर किसी के पीछे पड़ जाना तो अंजाम तक पहुंचाने से पहले नहीं छोड़ते। शुक्र मनाओ आपकी एक तितली सिर्फ पागल खाने तक पहुंची है। अगर दोबारा आपने किसी भी तरीके का षड्यंत्र रचने की कोशिश की ना, तो हम आपको सीधा परलोक पहुंचा देंगे। वैशाली की धमकी पर दामिनी की मुट्ठी बस कस जाती है, लेकिन वो वैशाली से कुछ नहीं कहती। इधर शोभित अदिति की तरफ देख रहा था, लेकिन अदिति उसे इग्नोर कर रही थी। विप्लव अदिति के प्लेट में खाना डालते हुए बोला, अच्छे से खाओ ना, कितनी दुबली पतली नज़र आ रही हो। विप्लव की बात पर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, पूरे घर का राशन पानी लाकर उसके प्लेट पर रख दो, खिला खिलाकर मोटी भैंस बना दो उसे। बेचारी छोटी बच्ची है, जितना बड़ा पेट हो रहेगा उतना बड़ा ही तो खाएगी, लेकिन तुम्हें तो बस ठूसे जाना है। अदिति विप्लव की तरफ देखने के बाद विकल्प से बोली, विकी भैया मैं खा लूँगी, मुझे बहुत भूख लगी है। अदिति की बात सुन विकल्प का चेहरा देखने लायक था, और वहीं बाकी सब लोगों के चेहरे को देखकर हंसने लगते हैं। अदिति सच में एक प्यारी छोटी खरगोश थी, चाहे वो कितना ही क्यों ना खाए उसके लिए कम ही था। पूरा नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अदिति विप्लव के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। शोभित जो कि अदिति को छोड़ने के लिए रुका था, विप्लव के साथ जाता हुआ देखकर हताश होकर अपनी गाड़ी ले ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस बेसमेंट। मृत्युंजय एक बार फिर कुर्सी पर मज़े के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसने अभी ताज़ा खून पिया हो। मृत्युंजय के सामने मिस्टर सक्सेना और उसका बेटा कल्पित सक्सेना दोनों बैठे हुए थे। मिस्टर सक्सेना को डेविड ने वापस लेकर जेल से रिहा करवा दिया था। मिस्टर सक्सेना मृत्युंजय की तरफ देखते हुए घबराहट में बोले, मृत्युंजय मैंने हमेशा तुम लोगों का भला किया है, तुम इस तरीके से मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मैंने सालों से तुम लोगों का इलाज किया है। मृत्युंजय मिस्टर सक्सेना की बात पर बिना किसी भाव के उसे देखते हुए बोला, क्या कहा इलाज? मेरी बीवी को पागल बनाना आपके इलाज में से एक था सक्सेना साहब। मिस्टर सक्सेना मृत्युंजय की बात पर कुछ नहीं कह पाते तो डेविड मिस्टर सक्सेना के सिर पर पीछे से मारकर कहता है, अपनी बेटी के प्यार में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें झूठ भी सही लगने लगा। तुम्हारी बेटी के कैरेक्टर के बारे में क्या तुम्हें नहीं पता था, जो शादीशुदा होने के बावजूद अपने देवर के साथ नाजायज संबंध में थी। मिस्टर सक्सेना डेविड की बात पर गुस्से से बोले, जुबान को लगाम दो मेरी बेटी के कैरेक्टर पर। मृत्युंजय डेविड की तरफ देखता है तो डेविड फोटो का बंडल उठाकर मिस्टर सक्सेना और कल्पित सक्सेना के मुंह पर फेंक देता है, जिसमें माया और अनिरुद्ध के इंटीमेट सीन्स के तस्वीरें थी। मृत्युंजय अपनी कुर्सी से खड़ा हो मिस्टर सक्सेना और कल्पित के चारों तरफ घूमते हुए बोला, बिना किसी पूछताछ के तुमने मेरी मासूम बीवी की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहा। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? अनिरुद्ध उसकी इज्जत लूटना चाहता था, इसीलिए मैंने उसकी जान लूट ली। तो मैंने क्या गलत किया? कल्पित की हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि महक की खूबसूरती देखकर
उसकी नीयत में भी खोट आ चुकी थी और वो भी महक के साथ हम बिस्तर होना चाहता था। मृत्युंजय की बातों को सुनकर उसका मानो खून सूख गया हो। मृत्युंजय अपने गन के पीछे सिरे से कल्पित के सिर पर बहुत जोर से मारता है, जिस कारण कल्पित चीखते हुए नीचे गिर जाता है और उसके सिर से खून आने लगता है। मृत्युंजय अपने रौद्र रूप में कल्पित के सीने पर पैर रख दांत पीस कर बोला, यू बास्टर्ड, हाउ डार यू टच माई वाइफ, और उस पर अपनी घटिया नज़र डालने की। कल्पित रोते हुए मृत्युंजय के पैर को पकड़कर बोला, आई एम सो सॉरी सारंग, मिस्टर सारंग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि वो मिसेस सारंग हैं। डेविड कल्पित की बात पर उसे लात मारते हुए बोला, जब मीडिया में कंट्रोवर्सी हुई उस वक्त क्या तुझे मैडम के बारे में पता नहीं चला था कि किसी औरत के साथ बिस्तर गर्म करने में लगा हुआ था, हरामी। डेविड के मारने पर कल्पित दर्द से चिल्ला उठता है। मृत्युंजय कल्पित को इग्नोर कर मिस्टर सक्सेना के भेजे पर गन रखते हुए बोला, आप बताओ, मौत के बदले मौत, खून के बदले खून और मेरी बीवी को पागल बनाने के शौक के बदले पागल खाना कैसा रहेगा? मिस्टर सक्सेना मृत्युंजय की धमकी पर रोते हुए बोला, मैं बेवकूफ़ हूँ मृत्युंजय, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे गद्दारी की, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मृत्युंजय डेविड की तरफ देखता है तो डेविड मिस्टर सक्सेना को एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिसे देख मिस्टर सक्सेना की हालत ख़राब हो जाती है। मृत्युंजय कल्पित के हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए मिस्टर सक्सेना से बोला, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम्हारी सारी इज्जत मैंने बेच दी और उससे भी ज़रूरी पूरी दुनिया में मैं तुम्हें ब्लैक लिस्टेड करवा दिया। जाओ अब क्या करके तुम्हें पैसे कमाने हैं तुम देख लो मिस्टर सक्सेना। इतना कहकर मृत्युंजय कल्पित के हाथ को जोर से मोड़ देता है तो कल्पित का हाथ टूट जाता है। मृत्युंजय उन दोनों को वहीं छोड़कर डेविड से बोला, इनके असली पते तक पहुंचा दो इन्हें और उस माया को उठा लो। डेविड मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाता है तो मृत्युंजय अपने हाथ को साफ करते हुए उस बेसमेंट से बाहर आ जाता है। बाहर राजीव, शोभित, अमृत और विकल्प बैठे हुए थे। तभी राघव एक फाइल लेकर आ जाता है और मृत्युंजय के सामने रखते हुए कहता है, बॉस मुझे आपका इसमें साइन। ये कहते हुए राघव की आवाज़ उसके गले में अटक जाती है क्योंकि मृत्युंजय के कपड़े में सिलवट थी और हल्का खून लगा हुआ था। मृत्युंजय राघव के रिएक्शन पर बोला, तुम भी ना हमेशा घबरा जाते हो, जबकि हमेशा से ऐसा कुछ देखते रहते हो, तुम सच में एक नंबर के डरपोक हो। राघव घबराई हुई नज़र से मृत्युंजय को देखते हुए मन में बोला, मैं ये तो साक्षात दानव है, मुझे समझ नहीं आता लोग इससे पंगा क्यों लेते हैं। मैं तो इससे 1000 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखूं, लेकिन नहीं रख पा सकता। पिए जो टेरा हर वक्त इनके साथ रहना पड़ता है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इनका दिमाग ख़राब हुआ और ये शॉर्ट सर्किट की तरह मुझे ही गोली से ना भूज दे। राघव के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए विकल्प बोला, क्या हो गया तुम्हें, कौन सा सांप सूंघ गया है जो तुम पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हुए हो? विकल्प की बात सुनकर राघव होश में आता है और मृत्युंजय से कहता है, बॉस मुझे सिग्नेचर चाहिए था, ये फाइल हमें मिस्टर बन्ना को भेजना है। मृत्युंजय अपने चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ हाँ लाओ, मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो, खाली सिग्नेचर ही क्यों चाहिए। राघव को मृत्युंजय के मजाक से भी डर लगता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप साइन फाइल उसके सामने रख देता है। मृत्युंजय फाइल को पढ़ने लगता है। विकल्प मृत्युंजय की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, भाई मैं 2 दिन पहले मीरा से मिला था। विकल्प की इस बात को सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। मृत्युंजय विकल्प के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए अपनी आंखें छोटी कर लेता है। क्या होगा भैरवी का रिएक्शन जब आ जाएगी माया मृत्युंजय की कैद में, और मृत्युंजय क्या करेगा माया के साथ? दामिनी के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने के बाद भी कैसे वैशाली उसका पर्दाफाश करेगी, या फिर खुद फंस कर रह जाएगी दामिनी की जाल में? कैसी होगी मीरा और सुधांशु की मुलाकात? कैसा होगा सुधांशु का रिएक्शन? क्या कशिश सच में मीरा को लेकर जाएगा?
सारंग विला जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।